हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जो गेट का एग्जाम आने वाला है, 6 फेब को आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का। एक तो उसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, और उसके बाद जो जे केमिस्ट्री ऐप में टेस्ट सीरीज अनाउंस होने वाली है गेट के एग्जाम के लिए, वो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं आज ही देने वाली हूँ। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उससे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे अपनी गेट के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। अब देखो, हर एक स्टूडेंट बिल्कुल अलग अलग होता है, हर किसी के टारगेट भी अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली मैं ना जो गेट के एस्पिरेंट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। कुछ तो ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो सिर्फ गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ इतना ही है, आपको एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो उस वाले केस में आपको ये सोचने की नीड नहीं है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ऑब्वियस बात है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एट मैक्स आपको 35 मार्क्स चाहिए होंगे। एट मैक्स 35 में क्वालिफाई हो जाएगा, या फिर मान लो पेपर अगर बहुत इजी आ गया 39 तक पहुंच जाएगा। 39 में से बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 35 मैक्सिमम है, इतना आपको स्कोर चाहिए होगा। तो अगर आपको 35 वाला स्कोर चाहिए, इसके लिए आपको मैं बोलूँगी ज़्यादा कुछ करने की नीड है ही नहीं। जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे जितने भी चैप्टर्स कवर करवा रखे हैं उनको लाइन बाय लाइन, अभी दिसंबर जितना बचा हुआ है उसमें, और साथ में जो अपना जनवरी बचा हुआ है उसमें, उनको अच्छे से निपटा लो। उतने में ही आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसे मैं सिर्फ अपनी साइड से नहीं बोल रही हूँ, ऐसा स्टूडेंट्स ने किया है, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखकर ही एग्जाम क्वालिफाई बहुत आराम से हो गया है। तो आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टेस्ट सीरीज लेनी है नहीं लेनी, ज़्यादा ऐसे टेंशन वाली बात है ही नहीं। आपको सिर्फ अपना सिलेबस इतना करना है कवर, सो दैट आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओ। और मैं बता दें आपको कैसे क्वालिफाई करोगे। सारी यूट्यूब वीडियोस को लाइन से देख लो, एकदम उतना ही सफिशिएंट रहेगा। इतना ही कर सकते हो, उतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स की जिनको दो चीज़ें होंगी। एक तो ये कि आप IIT से PhD करना चाहते हो गेट के स्कोर के थ्रू, या फिर आप PSUs में जाना चाहते हो, ONGC बेसिकली टारगेट कर रहे हो, फिर BA आर्ट्स में जाना चाहते हो। तो उस वाले केस में अगर आपको PhD भी करनी है तो भी आपको टॉप 200 रैंक तो कम से कम लानी पड़ेगी। उसी के बाद किसी अच्छी जगह से इंटरव्यू को आएगी, है ना। तो अगर आपका टारगेट है 200, और उसके बाद ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको ONGC ही जाना है, या फिर जिनको PSUs DRDO हो गया, यही टारगेट कर रहे हैं अगर, तो आपको तो टॉप 40-50 रैंक चाहिए होगी। तो ऑब्वियस बात है कि क्योंकि रैंक्स में डिफरेंस है तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में भी डिफरेंस रहेगा। अब ना हम सिंपल सी बात करेंगे, आप ना अपने टारगेट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना आपको कितना कितना पोर्शन पढ़ना है, क्या करना है। मैं सबके लिए कॉमन बताना स्टार्ट करती हूँ अभी। एक चीज़ देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले होता है कि आपको सिलेबस कितना कवर करना है। अगर आप सोच रहे हो कि हमें टॉप 200 लेकर आनी है रैंक, तो हम ना एक पूरा छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक पूरी छोड़ के चले जाएंगे, फिजिकल पूरी छोड़ के चले जाएंगे, ट्रस्ट मी नहीं आएगी। क्योंकि जो रैंक 50 है और रैंक 200 है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना हो सकता है कि हो सकता है आपकी अप्रोच सही ना हो, जिनकी 200 रैंक तक पहुंची है, और 50 में बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मार्क्स भी 5 to 7 मार्क्स का ही डिफरेंस रहेगा, उससे ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। या फिर मान लो एट मैक्स 10 मार्क्स का डिफरेंस रहने वाला है, उसी में आपकी रैंक टॉप 50 और 200 की बात है। तो एक चीज़ दिख रही है कि सिर्फ 10 मार्क्स का अगर डिफरेंस है तो ज़्यादा चैप्टर का जो सिलेबस आपने कवर किया उसमें ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, है ना। तो आपके लिए एक सिंपल सी बात है, अपनी तरफ से जो 200 टारगेट कर रहे हैं वो भी, जो 50 टारगेट कर रहे हैं वो भी, अपनी तरफ से आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हाई हैं खुद से, तो आपको सिलेबस भी ज़्यादा ही कवर करना पड़ेगा। या तो आप ये सोच लो कि सर क्वालिफाई का काम चल जाएगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाहते हो अच्छी रैंक लानी है, फिर तो आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना पड़ेगा। और जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है, इसका मीनिंग ये नहीं कि आप 100% करके जाओगे। 100% सिलेबस कोई कवर नहीं करता। जो रैंक 1 लाएगा वो भी नहीं करता, जिसके रैंक 200 होगी वो तो करता ही नहीं। तो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट कि हम 100% पढ़ के जाएंगे। मेन पॉइंट ये होता है कि आपने कितना पढ़ा, उसको कितने अच्छे से पढ़ा है। तो आप क्या कर सकते हो, पहली बात तो ये कि आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों ही कवर करके जानी है। आप छोड़कर नहीं जाएंगे, किसी एक सेक्शन को आप पूरा नहीं लीव करेंगे, ठीक है। और इस बार एग्जाम में क्योंकि MSQ भी ऐड हुआ है इस बार, तो MSQ में सिंपल सी बात है कि आपके कॉन्सेप्ट ही चेक होने वाले हैं। क्योंकि अगर आउट ऑफ 4 ऑप्शन अगर आपको 2 पता है, थर्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो चांसेस हैं वो वाला क्वेश्चन गलत ही होने वाला है ना। तो MSQ अगर आया है तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चेक होने वाले, तो आपको कॉन्सेप्ट्स पे मेन फोकस करना है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, आप ना कम से कम तीनों का 80% सिलेबस तो कवर करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कर सकते हो, जैसे मान लो अगर आप ऑर्गेनिक में कंफर्टेबल हो, आपको पता है इनऑर्गेनिक भी पूरी हमने कंप्लीट कर ली है, लेकिन फिजिकल में ऐसा चल रहा है कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कर ली है, फिजिकल में बाकी सब कुछ हो गया, तो क्या हम क्वांटम छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है
कि जितने मार्क्स आप क्वांटम में लूज करने वाले हो उनको आप किसी और सेक्शन में कंपनसेट कर लोगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि ऑर्गेनिक में लेट्स से आपने पेरिसाइक्लिन नहीं किया है, कोई बात नहीं, बाकी सब कुछ कर रखा है, सिर्फ पेरिसाइक्लिन है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अब एक चीज देखो, आपने सब में से एक दो चैप्टर छोड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अब ऐसे ना हो कि ऑर्गेनिक में रिएजेंट और लेट्स से रिएक्शन मैकेनिज्म छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं होने वाला, पूरे ऑर्गेनिक में क्वेश्चन हिलने वाले हैं ही नहीं। तो मेन पॉइंट ये है, अगर आप तीनों पढ़ रहे हो, आप ना कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक में अगर आप चाहो, अगर आपको लग रहा है कि बाकी सब कुछ हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि मेन ब्लॉक में क्योंकि बहुत सारा याद करने वाला रहता है तो उसको आप लीव कर सकते हो। ऐसे आपको लग रहा है कि बाकी सब कुछ हो गया, ऑर्गेनिक में लेट्स से टाइम नहीं मिल पा रहा है, बायोमोलिक्यूल्स नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे आप छोड़ सकते हो। ऐसे करें फिजिकल में कि बाकी सब कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अंडर कंट्रोल है, लेकिन फिजिकल के बाकी चैप्टर्स तो हो गए, बट ये क्वांटम या फिर थर्मो लेट्स से समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वाले केस में आप उनको लीव करना अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं तो सिर्फ फिजिकल करके जाने वाला हूं या फिर मैं सिर्फ फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक करके जाने वाला हूं, तो उस वाले केस में आप कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते और ऐसे करके जाना भी मत, ऑर्गेनिक को कंप्लीटली लीव नहीं करना है। तो मेन पॉइंट ये है, आप कितना सिलेबस कवर करोगे वो डिपेंड करता है आपको रैंक कितनी चाहिए। अगर तीनों चीजें पढ़ी है, फिर तीनों में से एक दो चैप्टर्स लीव करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है गाइस, एक और चीज, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने गेट का एग्जाम दिया था 2019 में, तो उस टाइम पे मैं ना, टारगेट तो मेरा अभी था कि मुझे टॉप 50 लेकर आनी है, और मैंने क्या किया, बाकी सब कुछ कवर कर लिया, लेकिन मैंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स छोड़ दिया था, ये सोच के कि सिर्फ बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूले याद करने से मैं क्वेश्चन में अप्रोच तो कर पाऊंगी नहीं, वहाँ पर एप्लीकेशन वाला पार्ट तो डेवलप होने से रहा, फॉर्मूला रट्टा हमारे थोड़ा होता है, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने छोड़ दिया कि मैं नहीं करी, छोड़ देती हूँ उसको। और गेट 2019 में इस वाले चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अब मुझे ना दिख रहा है बार बार कि काश मैं कर लेती वहां पर, तो ऐसा इस बार भी होगा, कभी कभी ऐसा होता है। और जब मैंने इस बार गेट में एग्जाम दिया 2020 वाला गेट का, तो मुझे ये था कुछ हो जाए, इस बार मुझे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स करके जाना ही है, और इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो एक चीज तो यह है कि इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस बार चांसेस है कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएं। तो ऐसे ऐसे चैप्टर्स का भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है जिस चैप्टर पे आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है वो वाला चैप्टर एग्जाम में आए ही ना, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। इसलिए बोलती हूँ कि तीनों सेक्शंस पढ़ के जाओ और मैक्सिमम कवर करके जाओ, सो दैट अगर आपका फेवरेट चैप्टर भी पेपर में एक भी मार्क्स का नहीं पूछा गया, तो आपकी प्रिपरेशन या फिर आपका एग्जाम जो है वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम सिलेबस कवर करना है। अब जो आगे स्ट्रेटेजी रहने वाली है उसको मैंने 3 पार्ट में कर दिया है डिवाइड, ये हम डिस्कस करते हैं। आप सिलेबस कितना कवर करेंगे दैट इज अप टू यू, आपको कितनी रैंक चाहिए, कितना कवर करना पड़ेगा, क्योंकि मेन पॉइंट ये है, अगर देखो टॉप 50 टारगेट कर रहे हो ना, तो आपको कम से कम 60 मार्क्स तो टारगेट करने ही पड़ेंगे। अब आप खुद देख लो कि 60 मार्क्स लाने के लिए आपको केमिस्ट्री में कितना लाना है, एप्टीट्यूड में कितना लेकर आना है। जो सोच रहे हैं कि 200 चाहिए तो कम से कम 50 मार्क्स तो लाओगे, 55 मार्क्स तक लेकर आओगे, है ना। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा ज्यादा ही टारगेट करना है। टॉप 50 वाले ये सोच सकते हैं कि हमें 65 मार्क्स चाहिए, है ना, बस उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो कि कितना प्रिपेयर करने के बाद आपका स्कोर 65 तक पहुंच जाएगा। जो 200 टारगेट कर रहे हैं रैंक टॉप 200, वो अगर 55 मार्क्स को टारगेट करते हैं तो भी ठीक ठाक कवर कर लेंगे सिलेबस। अब आता है यहाँ पर सबसे पहला पार्ट तो सिलेबस का है। अब ना गाइस एक चीज देखो, कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स ना मैक्सिमम कवर करके जाते हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पाते। रीजन क्या है, उनको फॉर्मूला तो पता है लेकिन उनका एप्लीकेशन पार्ट बहुत वीक है, हल्का सा क्वेश्चन ट्विस्ट करने से ही वो अप्रोच नहीं कर पाते हैं। तो जब मैं बोल रही हूँ आपको कि सिलेबस कवर करना है, तो उस वाले केस में मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सिलेबस आप चाहे इनऑर्गेनिक का करो, चाहे ऑर्गेनिक का, चाहे फिजिकल का, इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों में ही कॉन्सेप्ट होते हैं। कोई भी चैप्टर उठा लो उसमें कॉन्सेप्ट रहेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है, कोई फॉर्मूला हो गया, कोई और रिलेशन हो गया, तो ये वाला पार्ट भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके लिए आप बार बार रिविजन करेंगे, क्योंकि बात क्या होती है, कॉन्सेप्ट तो एक बार पढ़ लिया वो ना माइंड में फिर भी रह जाता है, लेकिन जो मेमोरी वाला पार्ट है जो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, वो भी हमने सिलेबस में डाल दिया कि इसको भी हम सिलेबस कंप्लीट करने में ही मानेंगे। और इसके बाद है अप्रोच। तो अब ना अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो या फिर अगर आप अपने क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हो, तो भी जब भी चैप्टर उठाओगे उसमें आपको इन तीनों का ध्यान रखना है। लेट्स से आपने केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करिए फिजिकल, तो आप ध्यान रखेंगे उसमें आप कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे साथ साथ पढ़ते टाइम, और साथ में अपने फॉर्मूले भी याद करेंगे। उसके बाद ना इंपॉर्टेंट ये है,
आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जब वो पढ़ना स्टार्ट करोगे अभी, तो जो भी टॉपिक आपके सामने आया, आपको खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन कैसे फ्रेम करके पूछा जा सकता है। वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लिखा हुआ है आपकी नोटबुक से, आपके नोट से पेपर नहीं बनने वाला है। आपको खुद से ये पूछना है कि जो टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है पढ़ के अभी, इससे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर ऐसे करके पढ़ोगे ना, आप खुद से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या वैसा वैसा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही करना है। लेट्स से केमिकल काइनेटिक्स हम बोल रहे थे, सबसे पहले आप पढ़ोगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो खुद से सोच के देखो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और कैसे हम फंस सकते हैं। बस ऐसे ऐसे करके आपको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा मैक्सिमम। अब रिवाइज करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उन सारे केसेस में जैसे ही चैप्टर वापस उठाओगे, आपको ऐसे ही देखना है, टॉपिक पढ़ लिया, ओके, इसका फॉर्मूला याद हो गया, इसका कॉन्सेप्ट ये, अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ऑल्सो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको करना है सिलेबस कवर करते टाइम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रैक्टिस का और कैलकुलेशन का। अब आपको पता है गेट का एग्जाम जो है, गेट में और नेट में डिफरेंस है एक। गेट में ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देखने को मिलती हैं, जहां पर आपकी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट देख के भी प्रोबेबिलिटी निकलवा लेते हैं किसी चीज़ की, तो वहां पर इंपॉर्टेंट है आपको प्रोबेबिलिटी का आइडिया हो थोड़ा सा। तो बेसिकली आपकी न्यूमेरिकल अप्रोच इंपॉर्टेंट है, आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिस की, आपको कैलकुलेशन पे स्पेशल फोकस करना है। कैलकुलेटर पे अच्छा सा हाथ जमा लो अपना अच्छे से। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे कैलकुलेटर को यूज करके ही सॉल्व करने हैं। अब जो प्रैक्टिस वाली चीज़ है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कौन से वाले स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने अभी तक सिर्फ थियरी पढ़ी है, उसने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, उसने सिर्फ थियरी का अपना रट्टा लगाया, आराम से बैठ के सारे नोट्स वोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है और वो ये सोचे कि मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए, तो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने सिर्फ थियरी पढ़ी है। आप पहले जाके गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके लिए तो वही क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज समझ लो उसको। तो जिसने अभी तक सिर्फ थियरी पढ़ी है, क्वेश्चंस नहीं किए, तो पहले आप अपने गेट के प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर टाइम बचेगा, वैसे तो बचेगा नहीं, अगर बचेगा तो सोचना आगे जाने की। ठीक है, आपको रिविजन भी करनी है, साथ साथ ध्यान रखना उसका। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया प्रिपरेशन, उन्होंने गेट के प्रीवियस ईयर कर लिए, वो सोच रहे कि हम टेस्ट सीरीज ले लेंगे। तो मैं आपको बोलूंगी टेस्ट सीरीज से ना इतनी हेल्प नहीं हो पाएगी जितनी, पता क्या होगा कि अगर आप गेट के सॉल्व कर चुके हैं, पहले नेट के सॉल्व कर लो। अगर आपने नेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो गेट के सॉल्व करने के बाद आपको नेट के क्वेश्चंस के बारे में सोचना चाहिए, ना कि टेस्ट सीरीज के बारे में, क्योंकि आप ये वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन अभी तक आपने हाथ में नहीं लगाया इनको। तो अगर अब जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये दोनों ही कवर कर लिए, उन्होंने अपना मैक्सिमम सिलेबस भी कवर कर रखा है, उनके नेट के क्वेश्चंस, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, वो कर चुके हैं सब कुछ, ऐसे वाले स्टूडेंट्स को पक्का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको जे केमिस्ट्री की ही ज्वाइन करनी है, आपको जो भी इंस्टीट्यूट बेस्ट लगता है, जहां से आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन करो, लेकिन टेस्ट सीरीज मस्ट है। और जो भी स्टूडेंट्स टॉप 200, टॉप 300 या टॉप 50 में आने वाले हैं, आप टारगेट कर रहे हो, आपके लिए तो एकदम मस्ट है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो ही करो, करनी है आपको, चाहे कहीं से भी करो, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलती हैं, आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए तो टेस्ट सीरीज मस्ट है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी रिसेंटली प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, पहले आप गेट करेंगे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन आप नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद अगर आपको लगे टाइम है तो ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, अदरवाइज इन दोनों को छोड़ के डायरेक्टली किसी टेस्ट सीरीज पे जंप आपको नहीं करना है। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड वाला स्टेप जो अपनी प्रिपरेशन करेगा, वो है एनालाइज योरसेल्फ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमेशा हम थियरी पढ़ते हैं, फॉर्मूला का रट्टा मार लेते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन कभी भी खुद को एनालाइज नहीं करेंगे। पता नहीं ऐसे क्या जल्दी होती है कि बाकी सब कुछ कर लेंगे लेकिन खुद को एनालाइज नहीं करेंगे, तो ये हो जाती है हमारी वीकनेस। पता है क्या होगा, देखो आप गेट के लिए जाने वाले हो, अभी आपने नेट का एग्जाम भी दिया होगा, है ना, कुछ गलतियां भी करके आओगे पेपर में, तो वो वाली ध्यान रखो, वो वाले आपकी मिस्टेक्स जो हैं वापस से गेट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो उन्हीं का ध्यान रखो। अब क्या होगा, एनालाइज कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि आपके कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं। जैसे मान लो अगर आप गेट या नेट के प्रीवियस ईयर भी करते हो, तो कुछ तो मिस्टेक्स करते होगे ना करते टाइम, सॉल्व करते टाइम, तो आपको ध्यान रखने को एनालाइज करना है। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, आपको देखना है कि एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, लेट्स से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर है, ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, टेस्ट सीरीज में कुछ क्वेश्चन आया। अब ना एक और चीज़ है, क्वेश्चन रेलिवेंट होना चाहिए।
अब मान लो मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ जो कभी नेट में या फिर गेट में कभी पूछा ही नहीं गया उस सारे टॉपिक से, अगर ऐसा कभी हुआ है कि जो कभी आज तक नेट या गेट में नहीं पूछा गया है, आप उसको लेके परेशान हो, फिर तो कोई फायदा नहीं है। मेन पॉइंट है जो आपने पढ़ा हुआ है, जिससे पहले कभी क्वेश्चंस आए हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस कभी आए हैं या फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उस पर टाइम लगाना बिल्कुल सही बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें आपके मिस्टेक्स ना हो, उनको आपको अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। कभी कभी होता है कि हम ना कैलकुलेशंस नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने वीक पॉइंट्स को भी एनालाइज करना है कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। हमें काइनेटिक्स अच्छे से आती है, हमें क्वांटम बहुत अच्छे से आता है, हमें फॉर्मूला भी पता है, हमें वैल्यूज भी पता है कैसे पुट करनी है, लेकिन हम कैलकुलेशन नहीं कर पाते। तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एग्जाम में तो वही आने वाला है। जब तक फाइनल आंसर नहीं निकालोगे, ये तो है नहीं सब्जेक्टिव पेपर, जितना लिखोगे 2 मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से, तो ऐसा तो होगा नहीं, पूरे कटेंगे। तो मेन इज आपको आंसर निकालना आना चाहिए, तो उसको भी आपको इम्प्रूव करना है। इसके बाद आपको इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया होगा, आपको पता है पेपर लेंथी आया था, तो ये सेम काम गेट में भी होगा, आपको पेपर लेंथी लगेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखो पहले, कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। इन सारी चीज़, जो ये वाला पार्ट है ना, जो इन सब चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी टेस्ट सीरीज। उन्हीं से आपकी आंखें खुलेंगी कि अच्छा ये वाला पोर्शन था, वीक रह गया, इसको ध्यान से देखना है। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी आपको टेस्ट सीरीज के अलावा कोई नहीं सिखा सकता है, इसलिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, आपको पक्का ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन पहले नेट और गेट के क्वेश्चंस खत्म कर लो, उसके बाद ज्वाइन करना। ऐसा ना हो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन छोड़ के हम रैंडमली कोई अपनी अप्रोच इंप्रूव करने की कोशिश करें, वो गलत है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए आपके कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अब वीक स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, जैसे देखो, आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, और आपको ये पता है कि आपने बायो इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है, वो आपका वीक पॉइंट है, वहां से आपके क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से आता है, बायो इनऑर्गेनिक नहीं आता, सही है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे ये कर रहे हो कि आपने ये मान लिया कि मुझे कोऑर्डिनेशन आता है, उसको हाथ ही नहीं लगाया, उसको 1 महीने तक रिवाइज ही नहीं किया, बायो इनऑर्गेनिक जो नहीं आता उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अच्छे से नहीं पढ़ पाए, 4-5 दिन लगाए उसको पढ़ के, कुछ कर लिया, लेट्स से कि कुछ लेट्स से 2 क्वेश्चन है तो 1 तो शायद कर ही लेंगे हम। अगर ऐसा किया है तो वो भी गलत है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, अभी वो वीक बनने, वो एवरेज पहुंच जाएगा। अपने वीक पॉइंट को पकड़ थोड़ा सा ऊपर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तब तक आपका जो अच्छा वाला जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो नीचे आ रहा है। तो ध्यान रखना है, कुछ वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आपके स्ट्रॉन्ग वाले वीक नहीं बनने चाहिए। आप वीक को एवरेज तक ले जाने का ट्राई कर रहे हो, ऐसा ना हो तब तक आपका स्ट्रॉन्ग वाला एवरेज पे आ जाए, तो वो तो बहुत ही बड़ा खतरा है फिर प्रिपरेशन को। तो ध्यान रखना है, जो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं उनके रिविजन आपको बार बार करनी है, जितनी ज़्यादा रिविजन उतना अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है, आपको ये सारी चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करनी है। आपने सब कुछ सुन लिया, मैंने क्या क्या बोला है। अब ना खुद को एक बार बैठ के डिसाइड कर लो कि मेरा कितना पोर्शन कवर हुआ है, इससे मैं कितने मार्क्स पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या क्या करने की नीड है, अभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, क्या मुझे अप्रोच डेवलप करनी है, अभी क्या मुझे गेट और नेट के प्रीवियस से लगाने का वो कर चुका हूँ, तो ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज के बारे में सोचेंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर ऑलमोस्ट हर कोई पढ़ के जाता है, जो भी टॉप 500 6 लेट्स से टॉप 1000 में जो आने वाले हैं अभी स्टूडेंट्स, उन्होंने सिलेबस तो अच्छा खासा पोर्शन उसका कंप्लीट करके गए हैं। वो डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस इन सारी चीज़ों में आएगा। मिस्टेक्स कौन सी कर देते हो बार बार, एक्यूरेसी कितनी है, क्वेश्चन तो पता चला 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और करेक्ट तो 20 भी नहीं हो रहे हैं, वो तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी हो गई फिर, है ना। तो आपको एक्यूरेसी के ऊपर भी फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट, ये ना हो कोई एक क्वेश्चन आपके 7 मिनट्स ले ले, 10 मिनट्स ले ले, तो वो भी गलत है ना। और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वीक पॉइंट्स बनेंगे लास्ट के मंथ्स में, ऐसा भी गलत है। तो आपको सब चीज़ों को मैनेज करके चलना है। इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करके अब अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट कर लो कि दिसंबर के 15 दिन है मेरे पास, इसमें मैं ये सब करने वाली हूँ, और नेक्स्ट का जो हमारे पास 1 मंथ रहेगा उसमें मैं ये सब करने वाली हूँ, सो दैट आपको पहले से पता हो कि जो जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें आपकी प्रिपरेशन कैसे कैसे जाने वाली है। तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कुछ ना कुछ तो हेल्प हुई होगी। अब बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। जो टेस्ट सीरीज का इंटायर स्केड्यूल है वो आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं बता दूं बाकी इन्फॉर्मेशन। तो जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो रही हैं 15 दिसंबर से, वो स्टार्ट हो रही हैं 15 दिसंबर से, और सबसे पहले आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट। पूरा प्रॉपर स्केड्यूल है कि कौन सी डेट को कौन सा टेस्ट होने वाला है। थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ मैं यहाँ पर। 15 को आपका टेस्ट होगा GOC प्लस एरोमेटिसिटी का। ऐसे ही 16 दिसंबर को आपका टेस्ट होगा केमिकल काइनेटिक्स का।
नेक्स्ट डे बिल्कुल कॉन्टिन्यूस टेस्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट डे 17 को आपका टेस्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग का। नेक्स्ट डे 18 को टेस्ट है आई थिंक आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का, स्टीरियो का। इसके बाद नेक्स्ट डे आई थिंक सरफेस प्लस पॉलीमर करके है। तो जो ये पूरा स्केड्यूल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। इसके बाद इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो ये आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है। चैप्टर वाइज टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे इन ईच चैप्टर, 20 क्वेश्चंस ईच चैप्टर। जो ये 20 क्वेश्चंस हैं इनमें फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू रहेंगे। इसके बाद एमएसक्यू रहेंगे, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन रहेंगे 5 हर एक चैप्टर में, और इसके बाद लास्ट के 5 क्वेश्चंस रहेंगे एनएटी टाइप। तो इस तरह से आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे जे केमिस्ट्री ऐप पर, ठीक है। ये सब रहेगा हर एक चैप्टर में। 10 एमसीक्यू जिसमें आपका एक ऑप्शन करेक्ट होता है, एमएसक्यू जिसमें एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं, और लास्ट में एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऐसे रहने वाला है। तो ये सब कुछ रहेगा आपके चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए। पढ़ना कैसे है वही, जैसे मान इसका ना प्रॉपर मैं आपको बताऊंगी कैसे पढ़ना है, वो आपको ऐप में वीडियो मिल जाएगी कैसे क्या करना है। बाकी मेन पॉइंट ये है, लेट्स से 15 को आपका ये टेस्ट है, आपको ये देना है, तो पहले आप अपने नोट्स अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे उनको, प्रॉपर क्वेश्चंस देखेंगे नेट गेट के बाद जल्दी से, जो आपसे सोल्व कभी नहीं हुए होंगे उनको अच्छे से देखेंगे, अप्रोच डेवलप करेंगे। उसके बाद ये टेस्ट देंगे। टेस्ट देने के बाद एनालाइज करेंगे कि एक्यूरेसी कितनी है। सपोज आपने 15 अटैम्प्ट करे, आपके सिर्फ 5 करेक्ट हुए हैं, बाकी 10 में क्या हुआ, अटैम्प्ट किए हैं दैट मीन्स आते तो थे, गलत क्यों हो गए, आपको वो एनालाइज करना है। एक और चीज, जैसे आपका 15 को टेस्ट है तो आपको इसका जो सोल्यूशन है, वीडियो सोल्यूशन जो है आपको 16 को मिलेगा। मैं भी क्लियर कर देती हूँ, जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, 15 को टेस्ट है उसका सोल्यूशन 16 को मिलेगा। 16 को टेस्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, 17 को उसका वीडियो सोल्यूशन अपलोड होगा। आपको वीडियो सोल्यूशन को बहुत ध्यान से देखना है कि मैंने क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया है। हो सकता है जैसे आपने अप्रोच किया, लेट्स से आपको उसको 10 मिनट लगे सॉल्व करने में, और जैसे मैं अप्रोच कर रही हूँ उससे सिर्फ मुझे 3-4 मिनट लग रहे हैं, तो वहाँ से आप सीखोगे इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे और कर सकते हो। इससे आपको थोड़ा सा और आइडिया होगा कि अच्छा ऐसे करके टाइम सेव हो जाएगा, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो सोल्यूशन को एक बार देख लो, चाहो तो 2x स्पीड करके देख लो, बट देख लो उसको। तो ऐसे करके आपके चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। इसके बाद आपका एक कंप्लीट टेस्ट होगा ऑर्गेनिक का, एक इनऑर्गेनिक का, एक फिजिकल का, और उसके बाद 7 रहेंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें प्रॉपर वही रहेगा जैसे हमारे एग्जाम आने वाले, बेसिकली एमसीक्यू, एमएसक्यू एंड एनईटी टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। प्रॉपर स्केड्यूल, कौन से वाली डेट को कौन सा पेपर होने वाला है, वो सब आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर लेना। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा अगर कोई और क्वेरीज हैं तो हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। सो आई होप जो मैंने आपको बताई है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उसको आप अपनी हैबिट्स में भी इंक्लूड करना स्टार्ट करोगे। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है कौन सा नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक और लास्ट चीज, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बाकी सब कुछ हो गया, लेट्स से मैं थर्मो कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है, आपने सोचा कि थर्मो आप पढ़ लोगे 5-7 दिन में, उसके लिए अगर आप अभी कोई बुक लेके बैठोगे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो लास्ट मंथ में आपको किसी भी चैप्टर के लिए कोई कंप्लीट बुक नहीं पढ़नी है। पता चला थर्मो पढ़ने बैठे किसी बुक से और आपने 10 दिन लगा दिए उसमें, तो ये तो बहुत ही खराब हो जाएगा, क्योंकि थर्मो के चक्कर में आपके बाकी चैप्टर्स खराब हो जाएंगे। आप उनको 10 दिन तक रिवाइज नहीं कर पाओगे, बाकी सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए किसी भी चैप्टर को पूरा बुक से नहीं पढ़ना है, जितना स्पीड से हो सके सिलेबस को कंप्लीट करो। कहीं नोट्स अगर अवेलेबल हो रहे हैं, किसी फ्रेंड से नोट्स लो, जैसे भी करना है करो, लेकिन किसी कंप्लीट बुक के लिए, मतलब बेसिकली किसी कंप्लीट बुक को आप पढ़ने नहीं बैठ सकते हो। हाँ, अगर कोई छोटा चैप्टर जैसे सरफेस केमिस्ट्री है, आपको पता आपने नहीं पढ़ा हुआ, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वो कंप्लीट करना है, वो किसी बुक से बहुत जल्दी हो जाएगा, वो छोटा चैप्टर है। कोई भी बड़ा चैप्टर लेके नहीं बैठना है लास्ट मोमेंट पे, खुद से बुक से नहीं पढ़ना है। ट्राई करो कोई नोट्स अरेंज हो जाए, कुछ और हो जाए, लेकिन आप ना एक चैप्टर के लिए 10 दिन अभी नहीं लगा सकते हो, आगे पीछे पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी डिपेंड भी करता है कि आपकी बाकी प्रिपरेशन कैसी है। बाकी सब कुछ ठीक है, सब कुछ अंडर कंट्रोल, सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, फिर तो कर सकते हो। इसलिए बोल रही हूँ कि स्ट्रेटजी आपकी खुद की बनेगी, बस जो मैंने मेन पॉइंट्स बताए उनको इंक्लूड कर लेना, कुछ ना कुछ हेल्प पक्का हो जाएगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।